जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 2 पूरा हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लेंगे, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और प्रतिनिधि, शायद चुनाव और लोकतंत्र है, गलत से चुनाव और प्रतिनिधि लिखा, हाँ चुनाव और प्रतिनिधि है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास 11 और ये चैप्टर नंबर 3 दो पढ़ लिया है हमने, चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। जैसे देखिए आप लोग किताब में देखेंगे तो वहाँ पे होगा चुनाव और लोकतंत्र। उसके बाद यहाँ क्यों सर्वाधिक वोट से ही जीत वाला हम लोग सिस्टम जो है वो क्यों अपना है, ये सब तो पॉइंट बाय पॉइंट होगा। इसीलिए इस वीडियो को भी मुझे 2 पार्ट में बांटना होगा, क्योंकि एक पार्ट में करेंगे तो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट समझेंगे हम आप यहाँ पे। तो सबसे पहले है चुनाव और लोकतंत्र। अब देखिए सीधा सा मतलब है, चुनाव क्यों कराते हैं बार बार, हर 5 साल पे क्या आवश्यकता है इतना सारा पैसा खर्चा करने का, इतना प्रचार कराने का। एक ही बार मतलब चुनाव होता है, एक ही पार्टी रहती है और वही जैसे कि जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक वही राज करती। नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर चुनाव करना क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है चुनाव की। तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक नहीं कि राजा का बेटा फिर से राजा और उसका बेटा फिर से राजा, वो नहीं है। लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का अर्थ की जनता की सरकार, यानी कि जो सरकार होगा वो जनता में से ही एक आध लोग होंगे, मतलब जनता में से ही लोग होंगे वो, ठीक है। समझ में आ गया। चुनाव मतलब कि चुनना, और लोकतंत्र जैसे लोगों का तंत्र, उसको कहते हैं लोकतंत्र। अब चुनाव होगा तो उसका 2 तरीके से होता है चुनाव। एक तो होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट और इसको इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, जैसे कि सांसद, हमारे मुख्यमंत्री जब विधानसभा चुनाव होती है, यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि हमको मान लीजिए पीएम को चुनना है। पीएम चुना नहीं जाता है, पीएम बल्कि वो नियुक्त होता है। पीएम को हम लोग वोट नहीं देते हैं, हम लोग वोट देते हैं सांसदों को। सांसद आगे जाके पीएम बनाते हैं, ठीक है। तो हमको अगर सांसद चुनना है, तो सांसद को वोट कौन देगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, एक वर्ड होता है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा बात है। इलेक्टोरल कॉलेज में वो लोग आते हैं जो वोट देंगे, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या 16 साल का कोई लड़का इलेक्टोरल कॉलेज में आएगा सांसदों के? नहीं आएगा, क्योंकि 18 साल लिमिट है। अच्छा, कोई 18 साल का हो गया है, उसके पास ना आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है, ना कुछ है, तो क्या वोट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास जो है वोटर आईडी चाहिए। तो सांसदों का इलेक्टोरल कॉलेज होता है 18+ लोग। सांसदों का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? निर्वाचक मंडल। वो लोग जो वोट देंगे, 18+ जितने भी लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी हो, तो वो लोग क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या फर्क है। जिसमें लोग वोट डालें वो हो जाएगा डायरेक्ट, और जिसमें लोग नहीं डालें वो हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर लोग डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। अगर लोग वोट नहीं डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे कि एमएलसी का चुनाव, ये विधानसभा का जो है, विधान परिषद का जो चुनाव होता है, उसमें लोग वोट नहीं डालते हैं, बल्कि उसका निर्वाचक मंडल कुछ अलग है। ग्रेजुएशन किए 3 साल हो जाना चाहिए और ये सब है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। तो उसके लिए जो है वो हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। राष्ट्रपति का चुनाव में क्या आप लोग जाते हैं वोट देने? नहीं। आप लोग कभी सुने हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जाना है वोट देने? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको देना ही नहीं है वोट। उसमें राज्यसभा, राज्यसभा सांसद, और राज्यसभा और ये क्या लोकसभा, और पूरे राज्यों की विधान परिषद नहीं, वो लोग वोट देंगे। तो उस समय वो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति में भी ऐसे होता है, राज्यसभा के सदस्य जब चुने जाते हैं फिर भी ऐसे ही होता है। तो वो सब हो गया अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष मीन्स कौन सा, जिसमें लोग डायरेक्ट जाके वोट दें, वो हो गया प्रत्यक्ष। ये बहुत बड़ा जो चुनाव का तरीका है ये होता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित भी करता है। खर्च बहुत ज़्यादा होता है इसमें खर्च कम होता है, बहुत कम ही लोग इसमें शामिल भी हो पाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसके बाद भारत में चुनाव व्यवस्था। भारत में 3 तरह, हालांकि इसमें चुनाव का टाइप दिया हुआ है, लेकिन भारत में केवल 2 ही होता है, ये वाला और ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों देखिए इसको ध्यान से, जो सबसे आगे वही जीते। 3 प्रकार का यहाँ पे हम लोग को चुनाव 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जो सबसे आगे वही जीते। एक
समानुपातिक प्रतिनिधि 2, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजी, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति 3। ठीक है, समझते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पे देखिए, जो सबसे आगे वो जीते। इस पद्धति में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग A B C D। इस 4 लोग में देखते हैं हम लोग कि इस कितने कितने कितने, अगर 100 वोट हैं, 100 वोट, तो इसको मान लीजिए मिले 40, इसको मिले 20, इसको मिले 10, और ये हो गया 40, 60, 70, और इसको मिले 30। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको वोट मिला है, ए को, ए हो जाएगा, वहाँ से वो जीत जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो 100 में से केवल 40 लोगों ने ही ए को पसंद किया है। 60 लोग नहीं चाहते थे कि ये ए बने। ठीक है, तो इसका एक मिस्टेक, इसमें एक कमी ये है ना कि जैसे कि 100 में से 40 लोग, जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 में से मान लीजिए कि बहुत सारी पार्टी है, किसी को 20 वोट ही मिला, बाकी सबको मिला कि किसी को 20 वोट से ज़्यादा नहीं मिला है, तो केवल 20 लोग ही चाहते थे उसको कि वो बने, लेकिन 80 लोगों ने तो नहीं चाहा, फिर भी वो बना। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन क्या करें, अब इसमें भी जैसे कि देखिए लोगों को जैसे कि आसान सुविधा लगता है, लोग आराम से वोट दे देते हैं और उनको समझ में भी आता है, समझने में भी आसान होता है, इसीलिए जो सबसे आगे वो जीते। इस पद्धति में क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, बात खत्म। समझ में आ गया आपको? जैसे ये ग्राफ है, मान लीजिए वोट का, ये ग्राफ हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट किसका है, इस वाले का। ग्राफ ऊपर है इतना, तो इस वाले का वोट सबसे ज़्यादा हो गया, तो ये जीत गया। तो यही होता है जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधि, इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ समझाऊंगा मैं। समानुपातिक प्रतिनिधि, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से समझना है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जितने परसेंट वोट आपको मिले, जितने परसेंट वोट आपको मिले, उतने ही परसेंट आपके एमएलए या फिर एमपी चुने जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है आपको? देखिए, अगर आपको 40% वोट मिले, आपने क्या किया कि 100 एमपी का जो लिस्ट है वो दे दिया। अगर आपको 40% वोट मिल गए हैं तो 1 से लेके 40 तक के एमपी जीत चुके होंगे। समझ में आया? अब वो जहाँ से खड़े हो वो जीत चुके होंगे अगर आपको 40% वोट मिल गया है तो। ऐसा कहाँ होता है? इजराइल में। भारत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला और ये वाला पद्धति भारत में चलता है और बाकी ये वाला नहीं चलता है। समझ में आया आपको? केवल ये वाला और ये वाला चलता है, बाकी नहीं। तो 1 से 40 बन जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपको 30% वोट मिला है, किसी को 60% मिला है, किसी को 70% मिला है, किसी को 10% मिला है, तो इसके 30 एमपी, इसके 60 एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद, इसके 10 एमपी हो गया। इसमें क्या हुआ कि अल्पसंख्यक को भी तो मौका मिला आने का, प्रतिनिधि करने का अल्पसंख्यक को भी तो मौका मिला। इसमें 60 देखेंगे तो 60 के 60 बन गए, इसमें 10। जो लिस्ट 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा, 10 इसका, 30 इसका, 60 इसका, इजी। अब ये वाला समझ आएगा आपको? जितने परसेंट आपको वोट मिले होंगे उतने ही एमपी और जो विधायक है वो चुने जाएंगे। ये हो गया आपका समानुपातिक प्रतिनिधि। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति क्या होता है, इसको जरा समझेंगे आप लोग ध्यान से। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, इसको जरा देखेंगे। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति ऐसा होता है राज्यसभा में, राष्ट्रपति में, और शायद नहीं, हाँ, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति में ऐसा ही होता है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। इसमें जितने भी लोग होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में, इलेक्टोरल कॉलेज याद रखना है, वैसा बाल्टी, वैसा बॉक्स जिसमें वो सारे लोग हो जो वोट देंगे। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी लोग हैं वो वोट देने गए तो अंगूठा ये दिखा रहे हैं, ऐसे वोट देना नहीं, ऐसे नहीं होता है इलेक्टोरल, इसमें एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में। इसमें क्या होता है, आप वोट देने गए, आपको एक पेपर मिलेगा, कागज, उसको कहते हैं बैलेट पेपर। ठीक है, कागज मिला, कागज में ऐसे लाइंस खींचे गए हैं। मान लीजिए कि 4 लोग खड़े हैं, A B C D। ठीक है, आपको A बहुत पसंद है, B ठीक है, C थोड़ा गया गुजरा है, D में बेकार है, आप नहीं चाहते हैं कि D बने, या अगर ये तीनों नहीं बने तब D बने तो ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, उस बैलेट पेपर में 1 लिख के A, 2 लिख के B, 3 लिख के C और 4 लिख के D। समझ में आ गया आपको? जितने लोग होंगे आप लोगों को बैलेट पेपर मिलेगा। बैलेट पेपर पैसे से भर दिए, भरने के बाद सबका बैलेट पेपर कलेक्ट कर लिया जाएगा और होगा काउंटिंग। काउंटिंग में
जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस का सबसे ज़्यादा वोट मिला होगा वो जीत चुका होगा, ठीक है। अगर मतलब इसका राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2, ऐसा कभी ज़्यादा बार हुआ नहीं है कि राउंड 2 में जाना पड़े, लेकिन अगर राउंड 2 में जाया जाएगा तो अब 1 जिसको सबसे कम मतलब प्रथम प्रेफरेंस जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम जिसको मिलेगा वो बाहर हो जाएगा। डी को सबसे कम प्रेफरेंस मिला, मान लीजिए डी बाहर, डी के जितने वोट्स थे वो बाहर, वो बैलेट पेपर बाहर। उन बैलेट पेपरों में देखा जाएगा कि जिन्होंने डी को 1 पे रखा है, 2 पे किसको रखा है, 2 पे 1 को बहुत लोगों ने 2 पे रखा है, तो उन सारे 2 वोट जो है 2 पे रखा है उन सारे को ए में ऐड कर देंगे और ए ऐसे ही करके जीत जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ये लंबा है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो केवल इसी पे बना दूंगा, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गया आपको, समानुपातिक, एकल संक्रमणीय और ये जो आगे वही जीता। क्यों सर्वाधिक वोट से जीत ही हमारे देश में है? क्योंकि जब वोट शुरू हुआ था 1952 चुनाव, 1950 में चुनाव आयोग बन गया था, 1952 में चुनाव हुआ पहला, 1951 में ही हुआ, लेकिन 1952 का आम चुनाव उसको बोलते हैं। सबसे आसान है समझने में, जिसको याद है वो वोट सबसे आसान। उस समय का जो लिटरेसी रेट भारत का था, साक्षरता दर बहुत ही कम था, उसको ध्यान में रखते हुए सोचा गया कि नहीं नहीं यही सबसे अच्छा रहेगा। इसमें तो समझ में आएगा ही नहीं लोगों को किसको वोट देना है, पार्टी को देना है कि उसको सांसद को देना है। और ये तो भैया इतना हार्ड है कि भाई इसको तो फिर समझने के लिए एक अलग से 2 घंटे का क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आसान है, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। तो सबसे अच्छा कौन है? ये वाला, तो इसको डाल दिया गया हमारे भारतीय चुनाव सिस्टम में, यानी कि प्रत्यक्ष में यही होता है, अप्रत्यक्ष में ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। चुनाव आयोग, चुनाव समझ गए, अब ये भी समझना पड़ेगा ना कि चुनाव कराता कौन है। तो चुनाव कराता है चुनाव आयोग। आयोग मीन्स बोर्ड, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। हमारे भारतीय संविधान में 324(1) में ये बात कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो चुनाव कराएगा पूरा, ठीक है। अब उसमें कमिश्नर चुने जाते हैं, एक चीफ और 2 चीफ नहीं, मतलब एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 चुनाव आयोग। तो ये दोनों जो होते हैं वो किसके तहत चुने जाते हैं? मंत्रिमंडल के परिषद से, कैबिनेट के परिषद से, इसके राष्ट्रपति के तहत, प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन चुनता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इलेक्शन कमीशन को कमिश्नर को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। समझ में आ गया आपको? 324(1) में ये लिखा है, ये बात साफ साफ लिखा है। 324(1) में 5-6 बात लिखे हुए हैं, उसमें से पहला 324 क्लॉज 1 में लिखा है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराएगा, ठीक है, बिना कोई रुकावट के। समझ में आ गया आपको? इन दोनों को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति। समझ में आया? काम, चुनाव आयोग का काम क्या होता है? वोटर लिस्ट बनाना या उसे अपडेट करना, ठीक है, अपडेट। जैसे कि मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, वो लोग मर गए हैं, मतलब बूढ़े हो गए थे, मर गए हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। या बहुत लोगों का भी वोटर में नाम डालना है तो उनको जुड़ना पड़ेगा, इसको कहते हैं अपडेट। तो वोटर लिस्ट अपडेट कौन करेगा? चुनाव आयोग। एक तो ये इसका पहला काम। दूसरा काम, पार्टियां गई कि हम भाई पार्टी बनेंगे तो चिन्ह चाहिए उसके लिए, तो चिन्ह कौन देगा? चुनाव आयोग। चिन्ह दे दिया, कमल छाप, हाथ पंजा छाप, ये सब कौन देता है? चुनाव आयोग। उसके बाद तीसरा, टाइम टेबल रजिस्ट्रेशन। टाइम टेबल का अर्थ है कि चुनाव कब होगा, किस तारीख को, कहाँ होगा, उसका सब टाइम टेबल करेगा कौन? चुनाव आयोग। रजिस्ट्रेशन, कौन लोग खड़ा हो रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन ठीक है नहीं, योग्य है कि नहीं, कि कुछ कोई क्रिमिनल है खड़ा हो रहा है, तो मतलब खड़ा हो रहा है कि मतलब ही चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है वो, तो ये सब होता है रजिस्ट्रेशन। ये सब कौन करेगा? चुनाव आयोग, ठीक है। अब मान लीजिए चुनाव कराना है, चुनाव हो रहा है और फायरिंग शुरू हो गया आतंकवादियों द्वारा या फिर वहाँ के कुछ उग्रवादियों द्वारा, मतलब आतंकवादियों द्वारा ही, तो उसको भंग करना पड़ेगा ना कि उसी, मान लीजिए यहाँ पे बम विस्फोट शुरू हो, यहाँ पे चुनाव लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, तो उसको स्थगित करना पड़ेगा। स्थगित कौन करेगा? चुनाव आयोग। ऐसा 2 बार भारत में हुआ है। फेमस हुआ तो बहुत बार है, लेकिन दो बहुत फेमस स्थगित हुआ। एक 1991 का हत्या राजीव गांधी, जब राजीव गांधी का हत्या हुआ तो देश में वो हालात नहीं था कि उसमें चुनाव करा लिया जाए, ठीक है, तो उसको भंग करना पड़ा, मतलब उसको बंद करना पड़ा उस समय के लिए, कुछ समय के लिए। फिर से नया टाइम टेबल आएगा और चुनाव हो जाएगा। 2002 का गुजरात विधानसभा भंग था 2002 में, कुछ कारण था, शायद गोधरा कुछ कारण था, 2002 का विधानसभा जो है वो भंग था। तो क्या गुजरात के विधानसभा भंग होने से चुनाव हो सकता है? तो
बाद में हुआ कि नहीं इसको स्थगित करना पड़ेगा, तो चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया। इजी। अब ये आपका ये एक पार्ट हो गया। अब इस अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और जो इसके बचा हुआ पार्ट है वो। तब तक के लिए ये सब आप लोग याद रखेंगे, ये तीनों याद रखेंगे। इसका सिस्टम आ सकता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। 12th के क्वेश्चन में 11th का पॉलिटिकल, 12th के एग्जाम में 11th का पॉलिटिकल साइंस बहुत ही जरूरी है। 12th के पॉलिटिकल साइंस से भी ज़्यादा जरूरी है 11th का पॉलिटिकल साइंस। नहीं आपको अगर मेरे बात पे विश्वास है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको सब। इतने अनुच्छेद पूछे हैं उसमें, उतने तो किताब में नहीं दिए हुए, ठीक है। और वो जो 12th का पॉलिटिकल साइंस वो तो बहुत ही कम क्वेश्चन, लेकिन 11th का मुझे लगता है कि 60 नंबर 11th और 40 नंबर आएगा 12th के पॉलिटिकल साइंस। 2 किताबें 12th में बहुत ही पतले पतले, वो बहुत ही आसान है वो भी, ये समझ आएगा आपको। अब ये पार्ट 1 था, तो मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग।